आज हम बात करेंगे रिमोटनेस ऑफ द डैमेजेस एंड नर्वस सिस्टम, यानी क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत और तांत्रिक आघात। दोनों चीजों को इन जनरल पहले समझ लेते हैं। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की जरूरत क्यों पड़ती है कि टॉर्ट में हमने ये कहा कि हमारे कार्य से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है, और यदि मेरे कार्य से कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित हुआ है और उसने किसी प्रकार का नुकसान उठाया है तो उस डैमेज को कंपनसेट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पर कार्य, कारण, परिणाम, इन तीनों में, कार्य, कारण और परिणाम, इन तीनों में नेक्सस संबंध होता है। जैसे ही आदमी, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो एक व्यक्ति ने पत्थर उठा के और अपनी खिड़की से बाहर फेंका, तो उसने क्या किया, पत्थर उठाकर फेंकना एक एक्ट हो गया। उस कार्य की वजह से बाहर जाते हुए किसी व्यक्ति के लग गई, तो ये क्या हुआ, कार्य का परिणाम। अब यदि कार्य, कारण और परिणाम तीनों में नेक्सस संबंध है तो इसका मतलब यह है कि परिणाम का जो भी व्यक्ति कॉज रहा, उस रिजल्ट का जो भी व्यक्ति कारण रहा है, वह व्यक्ति उस नुकसान को पे करेगा। ये एक अंतर्निहित सिद्धांत है, एक सिंपल सी गणित है कि भी यदि आपने गलती की है तो आप उसको पे करेंगे। लेकिन अपकृत्य के बहुत से मामले ऐसे भी हमारे सामने हैं जहां पर व्यक्ति को नुकसान होने के लिए कॉज तो, रूट कॉज तो वही है, लेकिन उस कार्य और परिणाम के बीच में कुछ नए कार्य इन्वॉल्व हो जाते हैं, नए एक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो नए एक्ट उस कार्य को और उस परिणाम के बीच में क्या कर देते हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। इसी को क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत कहा जाता है। ऐसा कब होता है, इसको एक सामान्य उदाहरण से हम समझेंगे कि मान लो एक व्यक्ति के द्वारा किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाने के लिए टिकट परचेज किया गया और उसने रेल से यात्रा करना सुनिश्चित किया। वह टिकट लेकर जब ट्रेन में बैठा और अचानक से ट्रेन में कोई टेक्निकल एरर होने की वजह से क्या किया गया, उसे पहले ही उतार दिया गया। वो व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म से जो दूसरी जगह पर जाने के लिए, रोड पर जाने के लिए जैसे ही प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों को चढ़ रहा होता है और उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है, और उस वजह से उसकी टांग पर चोट कारित होती है। उसे नजदीकी राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर उसका इलाज करते वक्त, चूंकि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है इसलिए पूरी प्रॉपर साफ सफाई की व्यवस्था होती नहीं है, वहां पर उसे डेंगू हो जाता है। एक मच्छर काटता है, उसे डेंगू हो जाता है। डेंगू होने की वजह से उसको प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है और इस दौरान उसे किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से एलर्जी होती है और उस एलर्जी की वजह से उसके बाल चले जाते हैं। बाल जाने की वजह से वह जैसे ही अपनी शक्ल आईने में देखती है तो उसको नर्वस स्ट्रोक होता है और वो कोमा में चली जाती है। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण में उस महिला के कोमा में जाने तक और इंडियन रेलवे के द्वारा उसे पहले स्टेशन पर उतारने की शुरुआत से लेकर इस पूरे सेगमेंट में यदि यह कार्य हुआ, यानी ये परिणाम जो लास्ट में आया, इस परिणाम का रूट कॉज कौन था, इंडियन रेलवे। रूट कॉज वही था। यदि इंडियन रेलवे उसको पहले नहीं उतारती तो शायद ये सारी घटनाएं जो कि इसके बाद की हुई वो एक भी घटना घटित नहीं होती। वो एक भी घटना घटित नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इंडियन रेलवे उस महिला के कोमा में जाने तक के सारे सफर के लिए दायी है? क्या उसे उस सारे एक्ट के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा? तो हमारा जवाब होगा कि नहीं। उसका रीजन क्या है? यही पर रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का सिद्धांत लागू होता है। सीधी सी बात है कि कोई भी आदमी
किसी कार्य का यदि प्रत्यक्ष परिणाम प्रतिवादी के कार्य का डायरेक्ट रिजल्ट वादी को हुआ नुकसान है, यानी कि प्लेंटिफ ने जो डैमेज या जो नुकसान उठाया है वह नुकसान डिफेंडेंट के द्वारा किए गए कार्य का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, प्रत्यक्ष परिणाम था, तो हम कहते हैं इन जनरल वे कि वह कंपनसेबल है, यानी उसके लिए कंपनसेशन प्राप्त करने का वो अधिकारी है, नहीं तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा जब तक कि यह चीज यह टेस्ट ना लगा दिया जाए कि कार्य और कार्य के परिणाम में प्रत्यक्ष संबंध था, प्रतिवादी के कार्य का ही प्रत्यक्ष परिणाम था कि वह वादी को नुकसान हुआ, तो वादी को हुए नुकसान को देने के लिए प्रतिवादी लायबल होगा, दायित्व के अधीन होगा। यानी इस केस की यदि हम बात करें, जिस उदाहरण को अभी हमने समझा, उस केस के हिसाब से सबसे पहला दायित्व निर्धारित होगा इंडियन रेलवे कंपनी का। इंडियन रेलवे कंपनी की लापरवाही या करनी के कारण से उसे क्या किया गया, पहले स्टेशन पर उतार दिया गया। इसका मतलब उसका पहला कंपनसेशन लेने का अधिकार क्या बनता है कि वह उस जगह से जो गंतव्य स्थल है, जहां तक उसे जाना है, जो उसकी मेन डेस्टिनेशन थी, वहां तक का किराया वह इंडियन रेलवे से वसूल कर सकता है, पहली चीज। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म पर चढ़ते समय गिरने के दो कॉज हो सकते हैं। पहला, उसकी स्वयं की लापरवाही, वो जल्दबाजी में चढ़ते हुए नीचे गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, एक तरीके से एक्सीडेंटल केस हो गया। एंड द सेकंड वन, हो सकता है कि वहां पानी पड़ा हो, पानी के ऊपर उसका पैर गिरा हो, वो फिसल गया हो। यदि पानी या किसी ऐसे वस्तु की वजह से जो वहां पड़ी थी उसके कारण से उसका पैर स्लिप हुआ है, तो इंडियन रेलवे फिर जिम्मेदार हुआ। उसका कारण है कि क्योंकि प्लेटफॉर्म की साफ सफाई रखना ये सारी जिम्मेदारी इंडियन रेलवे की है, तो वहां पर उसकी दायित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। अब जैसे ही महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो वहां पर फिर ड्यूटी किसकी हो गई, उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट कमेटी की ड्यूटी हो गई। और वहां मान लो मच्छर काट गया तो काट गया, इसमें कोई व्यक्ति ऐसे इसके लिए नहीं कर सकता। लेकिन वहां यदि व्यवस्था सही नहीं थी, कोई गंदगी है और उसके कारण से उसको परेशानी हुई है, वो बाकायदा केस फिल कर सकता है हॉस्पिटल के खिलाफ। अब मान लो डॉक्टर ने क्या किया, गलती से गलत दवा दे दी और रिएक्शन कर गई, लापरवाही डॉक्टर की इंडिकेट हो गई, तो डॉक्टर उसके लिए लायबल हो गया। और नर्वस स्ट्रोक के लिए हम लायबिलिटी निर्धारित कर नहीं सकते, क्योंकि इस पूरे सेगमेंट में अलग अलग कार्य और अलग परिणाम और दोनों के बीच में नेक्सस संबंध जो है वो अलग अलग है। तो आप लास्ट कार्य के लिए प्रथम व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, लायबल नहीं ठहरा सकते। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का सिद्धांत मूलतः ये कहता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को दायित्व के अधीन लाएं, तो हमें यह बताना पड़ेगा, हमें यह तय करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट के द्वारा जो कार्य किया गया उसका प्रत्यक्ष परिणाम प्लेंटिफ को हुए नुकसान का कारण था, रूट कॉज या उसका प्रत्यक्ष रिजल्ट जो है वो यही था। यदि ऐसा है तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट से कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है, नहीं तो वो कंपनसेशन प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए जो अन्य लोग जिम्मेदार है वह उसी से कंपनसेशन की मांग को कर सकता है। अब क्षति की दुरुस्ता के सिद्धांत को सामान्य रूप से हम कहते हैं कि कोई भी अप्रत्यपूर्ण दायित्व कोई भी है, जब भी आप इस केसेस में देखेंगे तो रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है। तो जब भी रॉन्गफुल एक्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि अपकृत्य की एक श्रृंखला बनती है, एक सीरीज बनती है, यानी एक के बाद एक के बाद, अभी जो हमने उदाहरण दिया उसमें क्या हो रहा था कि एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूअस एक्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब रॉन्गफुल एक्ट का एक पूरा का पूरा सीरीज चलती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका किसी न किसी घटना से प्रॉक्सिमेट रिलेशन होना जरूरी है, नेक्सस संबंध होना जरूरी है। यदि वह सन्निकट है, यदि न्यायालय ये मानता है कि जो परिणाम आपने भुगते हैं वह उस घटना से बहुत सन्निकट है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय उसे कंपनसेशन देगा। किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपकृत्य के सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि किसी भी कार्य के परिणाम का कोई भी अंत नहीं है। ये एक तरीके से अनबीटन व्यवस्था है। जैसे ही आपने एक गलती की उसके परिणाम की वजह से फिर नया एक्ट आएगा। उदाहरण के तौर पर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई केले का छिलका जो है अपने घर के बाहर फेंका लापरवाही से और एक व्यक्ति का पैर गिरा, पैर गिरते ही वो क्या हुआ, गिर गया, गिरते ही उसके पैर पर चोट आई।
तो अब इस अपकृत्य के लिए तो आप उसको कंपनसेशन दे, इस अपकृत्य के लिए तो आप उसे कंपनसेशन दे सकते हो, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के द्वारा ये क्लेम किया जाए कि मैं 10 दिन अंदर रहा, मैं तो एक मूर्तिकार हूं, मैं एक दिन में 10 दिनों में 2 मूर्ति बना देता, मेरी एक मूर्ति की कीमत 50 लाख रुपए है, तो आप मुझे 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दो, तो न्यायालय कहेगा कि ये एक तरीके से क्या हो गया, ये अंतहीन अपकृत्य है, ये कंटिन्यूअसली चलने वाले अपकृत्य हैं। तो एक का परिणाम दूसरे का कॉज बनेगा, फिर दूसरे का कॉज नया परिणाम देगा, और उस परिणाम पर फिर नया कॉज और फिर नया परिणाम, ये अनवरत चलने वाली घटना है। तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय उन सभी कार्यों के लिए कंपनसेशन नहीं दे सकता। न्यायालय केवल और केवल उसी कार्य के लिए कंपनसेशन देगा जो वादी को जो नुकसान हुआ वह प्रतिवादी के कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम था। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस का सिद्धांत न्यायालय ने आइडेंटिफाई किया, और बहुत से केसेस में न्यायालय ने इस बात को माना कि यदि प्रत्यक्ष परिणाम है तो फिर लायबिलिटी है, यदि प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है तो लायबिलिटी भी नहीं है, दायित्व भी निर्धारित नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर न्यायालय ने, जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को चोटकारी की, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जो हार्म किया और चोटकारी की, तो उसका हाथ टूट गया, तो अब न्यायालय कंपनसेशन किस चीज का दिलाएगा कि उसके हाथ ठीक होने में मान लो खर्चा आया, 25-30 हजार रुपए का खर्चा आया, हॉस्पिटल का, उसके डॉक्टर का खर्चा आया, वो न्यायालय उसको दिला देगा। अब वो ये कहने का प्रयास करे कि भी मैं तो इतने दिन घर में रहा तो मुझे इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरे तो बिजनेस है, लाखों का टर्नओवर है, तो न्यायालय उससे क्या नहीं, ये अंतहीन कंपनसेशन की श्रेणी में आएगा। यानी कि दूरस्थता का सिद्धांत ये कहता है कि केवल आप उसी कार्य के लिए लायबल ठहराए जा सकते हैं जो आपके कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम हो। अब किन चीजों को दूरस्थ माना जाता है? प्रतिवादी के द्वारा किया गया कार्य जिससे कि वादी को क्षति हुई है वो प्रत्यक्ष कारण नहीं है, यानी डायरेक्टली वो रिजल्ट जो डिफेंडेंट ने हासिल किया है, यानी कि डिफेंडेंट जिस चीज की मांग कर रहा है कि मुझे ये नुकसान हुआ है, वो नुकसान होने का प्रत्यक्ष कारण यदि प्रतिवादी नहीं है तो फिर वादी उससे, प्रतिवादी से कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकता, वो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की श्रेणी में आता है। और ये कॉज निकटतम कारण होना जरूरी है। निकटतम कारण का मतलब है कि कोजा साइन हुआ नॉन, यानी बिना उस कार्य के घटना घटित ही नहीं हो सकती थी, इतना नेक्सस संबंध उस दोनों चीजों में होना चाहिए। यानी घटना में और परिणाम में इतना नेक्सस संबंध है कि यदि वो घटना नहीं होती तो शायद परिणाम भी नहीं होता। यदि ऐसा है तो ही वह कंपनसेशन की मांग कर सकता है। जैसे ही उसमें दूरी बनी या एक भी गैप आया तो वो गैप एक तरीके से रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की श्रेणी में आएगा, और फिर ये होगा कि एक तरीके से अधिक जो प्रत्यक्ष कारण है वह लायबल होगा। क्योंकि होगा क्या कि एक कार्य का दूसरा परिणाम, फिर दूसरे का तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, जो अभी हमने उदाहरण समझा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, तो उसमें क्या हुआ, पहला कोमा में आने के पीछे कॉज क्या है, मेडिकल नेग्लिजेंसी। मेडिकल नेग्लिजेंसी होने के पीछे कॉज क्या है, इंडियन रेलवे की लापरवाही। इंडियन रेलवे की लापरवाही के पीछे कॉज क्या है, यानी कि एक से दूसरी सीरीज जुड़ती चली जाएगी, लेकिन आप पहले एक्ट के लिए लास्ट एक्ट के लिए उस पहले कॉज को लायबल नहीं ठहरा सकते। ये रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का सिद्धांत है। जब क्षति पूरी तरह से अथवा सैद्धांतिक रूप से वादी के द्वारा स्वयं किए गए किसी कार्य के फलस्वरूप हो, तब उसे प्रतिवादी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का अनिवार्य परिणाम नहीं माना जा सकता। इसका मतलब यह है कि जो नुकसान हुआ वो नुकसान का कॉज, प्रथम कॉज तो मान लो प्रतिवादी का था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वादी का दुर्व्यवहार जो था, वादी का जो एक्ट था, वादी का जो एटीट्यूड था, उसने क्या कर दिया, परिस्थितियां ऐसी जनरेट की जिसके कारण से वादी को नुकसान हुआ। कॉज तो किसने पैदा किया, प्रतिवादी ने, लेकिन नुकसान होने के पीछे जो नेक्सस कॉज था वो प्योरली वादी का खुद का दुर्व्यवहार था, वादी को जो नुकसान हुआ वो था। तो उस कारण से जो क्षति हुई है वह क्षति कंपनसेबल नहीं है, यानी कि फिर प्रतिवादी उससे कंपनसेट नहीं करेगा।
ये एक तरीके से वो भी है कि हम जब नेग्लिजेंस को पढ़ेंगे तो उपेक्षा का जो सिद्धांत हमने पढ़ा, उपेक्षा के सिद्धांत में हमने ये क्लियर करेंगे कि जब कोई व्यक्ति नेग्लिजेंस को कंट्रीब्यूट करता है, एक व्यक्ति की उपेक्षा दूसरे व्यक्ति को इस बात का लाइसेंस नहीं देती कि वह खुद भी लापरवाह हो जाए। तो ये जो नेग्लिजेंसी है, ये नेग्लिजेंसी करने के कारण तो डिफेंडेंट की नेग्लिजेंसी के कारण से वादी प्रॉब्लम में आया, लेकिन वादी की खुद की नेग्लिजेंसी के कारण से वह परिणाम भुगते। तो ऐसे परिणाम को वादी प्रतिवादी से कंपनसेशन प्राप्त नहीं कर सकता। और जब क्षति जो है वो किसी तीसरे या स्वतंत्र पक्षकार के द्वारा करवाई गई है और उसका परिणाम है, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिवादी के दुर्व्यवहार का अनिवार्य परिणाम नहीं माना जाएगा। यानी कि आपके द्वारा लापरवाही की गई, लेकिन किसी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होकर उस चीज को ऐसी कंडीशन में ला दिया जिससे कि वादी को नुकसान हुआ, तो ये जो कंडीशन है ये भी रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की श्रेणी में आएगी। जब कारणों की श्रृंखला में, यानी कि अलग अलग कॉज की जो सीरीज बन रही है, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई भी किया गया कार्य शामिल हो जाता है जो कानून के द्वारा किसी मामले का न्यायिक अथवा स्वतंत्र निर्णय करने के लिए बाध्य है, तब उसके द्वारा दिए गए निर्णय के परिणाम मूल अपकृत्य जिसके कारण से उसे निर्णय का अवसर मिला काफी दूरस्थ माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं, कोई कॉज पैदा हुआ, तो उसमें यदि किसी न्यायिक निर्णय, यानी कि कोई आधिकारिक कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है और उस न्यायिक निर्णय के कारण से ऐसी घटना हुई है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आपने घर के बाहर आपके थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन हुआ क्या, उसी समय सीवरेज लाइन वालों का भी काम शुरू हो गया, तो वो पानी जो है वो सीवरेज लाइन से होते हुए और सामने वाले के घर के अंदर चला गया। तो अब क्या हुआ, ये रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस हो गई कि उसकी गलती थी, उसकी लापरवाही थी कि उसके घर का पानी बाहर आया, इनटेक हुआ, लेकिन उस पानी को उसके घर तक जाने के लिए मूल निर्णय किसका हो गया, जो सरकार के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जा रही थी उसके कारण से उसको परेशानी हुई। तो ये कॉज अलग हो गया। तो जैसे ही कारण चेंज हुआ और उस कारण के पीछे कोई न्यायिक निर्णय मौजूद था, कोई वैधानिक निर्णय मौजूद था, कोई आधिकारिक कार्य मौजूद था, तो न्यायालय ने उसे क्या किया, कंपनसेशन नहीं किया, यानी वो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की श्रेणी में आएगा। इसके पीछे इनहेरेंट प्रिंसिपल क्या है, अंतर्निहित सिद्धांत क्या है, यानी कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज को एक लैटिन मुहावरा इंजूरिया नॉन रिमोटा कोजा सेड प्रोक्सिमा स्पेक्टिकुलर, यानी ये एक प्रतिष्ठित सिद्धांत है कि कानून में किसी भी कार्य के आसन्न न कि दूरस्थ कारण पर विचार किया जाना चाहिए। जब भी कानून किसी कार्य के परिणाम के ऊपर चर्चा करता है तो उसका प्रोक्सीमेट संबंध किससे है, उसका निकट संबंधी कौन है, उस पर बात की जाएगी, न कि रिमोटनेस से, यानी कि दूरस्थ कॉज को नहीं, वर्तमान कॉज को। 1857 की क्रांति के बहुत से कारण थे, तो वो सारे कारण कौन से कारण हो गए, रिमोटनेस ऑफ कॉज हो गए। अब प्रोक्सीमेट कॉज क्या है, प्रोक्सीमेट कॉज था कि सुअर की चर्बी या गाय से बनी हुई वो जो चर्बी है उसको मुंह से उस काट उसको छीलना था, तो एक तरीके से ये जो था ये उनके धर्म के विरुद्ध था, तो 1857 की क्रांति का प्रोक्सीमेट रीजन ये था। उसी प्रकार से रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में न्यायालय प्रोक्सीमेट कॉज के ऊपर एम्फेसाइज करेगा। ये जो डॉक्ट्रिन है ये नेचुरल और एक तरीके से संभावित परिणाम जो है कि स्वाभाविक और संभावित परिणाम के सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उस कार्य को करते समय उसके परिणाम की जानकारी उसको होती है, ऐसा विधि मानती है। इग्नोरेंशिया ऑफ लेजिस जो है, यानी कि विधि की भूल सब में नहीं है लेकिन तथ्य की भूल। उस कार्य को करते समय आप अवगत रहते हैं और विधि ये कहती है कि यदि आप परिणाम से अवगत हैं, उस कार्य के परिणाम को आपको भुगतना पड़ेगा, यानी वहां रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसको समझने के लिए इस इनहेरेंट प्रिंसिपल की जांच कैसे की जाएगी, यानी दूरस्थता का टेस्ट क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये कार्य रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की श्रेणी में आता है या ये कार्य रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की सीमा से बाहर है। यदि ये दोनों कंडीशंस है तो उसमें हमें दो तरीके के टेस्ट को दिमाग में रखना है।
सबसे पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी, अर्थात पूर्वाभास संबंधी जांच। अब पूर्वाभास क्या होता है? जब भी आदमी काम करता है तो उसे पहले से पता होता है कि मेरे कार्य का यह परिणाम हो सकता है। जब एक व्यक्ति 100 की स्पीड से नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहा है तो उसे पता है कि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर 100 की स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति एक क्राउडेड एरिया में, एक बाजार का एरिया है जहां मार्केट लगा हुआ है और वहां पर 100 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो वहां पर पॉसिबिलिटी है, इस बात का पूर्वाभास है कि हो सकता है कि उतनी तेज गाड़ी चलाने की वजह से कोई बच्चा, कोई महिला, कोई व्यक्ति उस गाड़ी से टकरा जाए या वो गाड़ी किसी दूसरे ठेले वाले से टकरा जाए, इसकी संभावना कि आपके कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम उसको नुकसान हुआ है, को जो नुकसान हुआ है वो है या नहीं है। ये दो जांच या इन दो टेस्ट के ऊपर हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के सिद्धांत को लागू करने के लिए न्यायालय को दो तरीके की संभावना के ऊपर विचार करना है। सबसे पहली संभावना थी कि क्या डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस या प्रत्यक्ष परिणाम है, यानी डायरेक्टता का जांच किया जाए। ये टेस्ट क्या है कि डायरेक्टनेस, कि जो एक्ट हुआ उसका प्रत्यक्ष परिणाम था या नहीं। और दूसरी चीज होती है पॉसिबिलिटी। अब हुआ क्या, एक लंबे समय तक न्यायालय डायरेक्टनेस के सिद्धांत को अनुपालन करता रहा, लेकिन प्रत्यक्ष परिणाम का जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं गलत तरीके की इसमें व्यवस्था बनी। उसका रीजन क्या था कि जब भी कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है, कोई भी अपकार किया जाता है, तो उस रॉन्गफुल एक्ट करते समय एक सामान्य बुद्धि और विवेकशील व्यक्ति आसानी से यह पता लगा सकता है कि मेरे कार्य का यह परिणाम हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बिना देखे मैं यहां से खिड़की से बाहर यदि पत्थर फेंकता हूं तो मैं इस बात का पूर्वानुमान करने के लिए अधिकृत हूं कि शायद बाहर कोई व्यक्ति जा रहा होगा तो उसके आंख पर, कान पर, शरीर पर कहीं पर भी मेरे उस पत्थर की वजह से चोटकारी हो सकती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि यार इसका कोई अंदाजा लगा सकता है क्या, तो एक विवेकशील व्यक्ति इस बात का अंदाजा लगा सकता है। इसका मतलब क्या है, ये रीजनेबल फोर्स ही है। लेकिन मैंने बाहर पत्थर फेंका और अचानक से वहां से कोई व्यक्ति कोई ऐसा द्रव्य ले जा रहा था जो कि तेजाब है, जो एसिड है, और वह पत्थर उस एसिड के ऊपर गिरता है और उस एसिड के उछलने से उस व्यक्ति के मुंह के ऊपर एसिड से वो व्यक्ति जलता है और उस कारण से वो एसिड से भरा हुआ टैंक जो है वो उसके हाथ से उछल जाता है और पास में ही एक गैस का टैंकर पड़ा होता है या गैस की टंकी पड़ी होती है और उस वह पूरा का पूरा एसिड उस टंकी के ऊपर जाता है और वहां एक भीषण विस्फोट हो जाता है और उसके कारण से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब देखिए ये सारी चीजें एक तरीके से तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या एक व्यक्ति पत्थर फेंकते समय, एक छोटा सा पत्थर फेंकते समय इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि इतना बड़ा नुकसान इस चीज का हो सकता है? ये है रीजनेबल फोर्सिंग। जिस चीज का कोई सामान्य बुद्धि और विवेकशील व्यक्ति पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, उस कार्य के लिए विधि आपको दायित्व के अधीन भी नहीं ला सकती। ये चीज जो है इसको आते आते बहुत लंबा ईयर लग गया। पहले शुरुआत में न्यायालय ने जितने भी निर्णय दिए, हम जिन भी केसेस की चर्चा करेंगे वो सारे केसेस जो है कि वो पूर्ण रूप से डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के ऊपर बेसिस थे। यानी कि न्यायालय केवल ये जांच करता था कि क्या जो नुकसान हुआ वो वादी को हुए नुकसान के पीछे जो मूल कॉज था वो प्रतिवादी का कार्य था या नहीं। यदि प्रत्यक्ष परिणाम वादी को हुआ नुकसान है तो न्यायालय ने प्रतिवादी से कंपनसेशन दिलाया है, नहीं तो न्यायालय ने कंपनसेशन दिलाने से मना किया है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को छड़ी से पीटता है और किसी व्यक्ति को लोहे की छड़ से पीटता है तो दोनों में क्या फर्क आएगा? पहले में हल्की चोट आएगी और लोहे से मारेगा तो गंभीर चोट आएगी। अब अदालत जो है, न्यायालय जो है, वह 1921 में उसने इस रूल को लागू रखा जिसको हम कहते हैं पूर्वाभास का नियम। और 1961 में इस प्रयोग को कुछ वर्षों तक कंटिन्यू रखा गया और 1961 में इस नियम को क्या कर दिया गया, पुनर्स्थापित कर दिया गया। यानी 1921 से 1961 तक इस 40 ईयर में न्यायालय ने डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस का जो नियम था केवल उसी का फॉलोअप किया, प्रत्यक्ष
संबंध, यानी न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया उसमें यह ध्यान रखा कि क्या जो नुकसान हुआ वो वादी को जो नुकसान हुआ वो प्रतिवादी के कार्य का डायरेक्ट परिणाम था या नहीं। यदि डायरेक्ट परिणाम था तो न्यायालय ने उसे दोषी माना, और यदि डायरेक्ट परिणाम नहीं था तो न्यायालय ने उसे दोषी मानने से मना किया। इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, इस बात को समझने के लिए, वर्सेस साउथ वेस्टर्न रेलवे, स्मिथ वर्सेज लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। 1870 का जो ये केस है, इस मामले में क्या हुआ कि लंदन रेलवे कंपनी जो है उसके कर्मचारियों के द्वारा एक लापरवाही बरती गई, और जो पटरी होती है, जो ट्रैक बना हुआ होता है रेलवे का, उस ट्रैक के इर्द गिर्द जो थी वो पहले घास उग गई और झाड़ियां उग गई, और उन घास और झाड़ियों को रेलवे कंपनी के कर्मचारी के द्वारा काटा नहीं गया, इस कारण से वे सूख गई। और एक दिन क्या होता है कि एक ट्रेन जब वहां से गुजरती है तो इंजन में से कोई चिंगारी निकलती है, और उस चिंगारी की वजह से वह झाड़ियां आग पकड़ लेती है, और हवा के प्रभाव के कारण से, तेज हवा के कारण से वह आग वादी के कॉटेज तक पहुंच जाती है, और वहां पर वह जो सामान उसका पड़ा हुआ होता है वह कॉटेज जलकर नष्ट हो जाता है। अब न्यायालय के सामने यह प्रश्न था कि क्या प्रतिवादी कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही मानी जाए, उसे उत्तरदायी माना जाए, या यह कहा जाए कि इस बात का अंदाजा कौन लगा सकता है कि ये घास जो है वो यहाँ उगी भी है, ये सूख जाएगी, इंजन के चिंगारी से इन घास में आग लगेगी और घास उड़ते हुए वादी के कॉटेज तक जाएगी और वहां कॉटेज को नुकसान पहुंचा देगी। क्या इस बात का पूर्वाभास किया जा सकता है? तो अदालत ने इस महत्वपूर्ण मुकदमे में प्रत्यक्ष जांच के नियम को लागू किया, लेकिन न्यायालय का यह मानना था कि चूंकि पूर्वाभास नहीं है तो क्या मानने से इनकार कर दिया जाए? न्यायालय ने कहा नहीं, चूंकि मूल कारण झाड़ियां सूखी थी, कर्मचारी लापरवाह थे, न्यायालय ने उसे कंपनसेशन देने के लिए कह दिया, इंडियन रेलवे को इस कार्य के लिए लायबल ठहराया गया। लेकिन यहाँ इस बात को जरूर हमें चर्चा करनी है कि क्या एक झाड़ी जो रेलवे ट्रैक पर उगी हुई है, क्या कोई व्यक्ति इस बात की कल्पना कर सकता है कि कहीं दूर खेत में किसी का कॉटेज बना होगा, यहाँ से सूखी हुई झाड़ियां जलती हुई जाएंगी हवा के माध्यम से और वहां आग लग जाएगी? इस बात का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी न्यायालय ने क्या कर दिया, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस का नियम, मैंने आपको कहा 1921 से 61 तक इसी रूल को न्यायालय ने अप्लाई किया। इस बात को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा जो है वो है रीड पॉलिमिस का मामला। अब देखिए, रीड पॉलिमिस और वैगन माउंट, ये दो केसेस आपको दिमाग में रखने हैं रिपोर्टनेस ऑफ डैमेजेस के लिए। रीपॉलिमिस का जो मामला है, रीपॉलिमिस एंड फ्यूरनेस व्हाइटिंग एंड कंपनी का जो मुकदमा है, इसे रीपॉलिमिस मुकदमे के नाम से फेमस है। ये रीपॉलिमिस के मुकदमे में क्या हुआ कि प्रतिवादी ने जो ईंधन तेल होता है, उस ईंधन तेल की ढुलाई करवाने के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए वादी का जहाज किराए पर लिया। अब तेल का सामान्य रिसाव जो है वो होने लगा, और उसके कारण से माल जहां रखा हुआ था उन कंटेनर से वो तेल का रिसाव धीरे धीरे होने से उस पूरे कमरे में एक पेट्रोल की जो एक वाष्प होती है, एक गैस टाइप की जो गैस चैम्बर जो होता है, वैसे ही उसकी कंडीशन बन गई। और प्रतिवादी के कर्मचारी की गलती के कारण से एक लोहे का एक पिटरा, एक गेट, एक छड़ जो है वो क्या होती है, जो कि वो माल के एक अलग हिस्से पर रखने के लिए जा रहा होता है, उस दौरान उसकी लापरवाही की वजह से वह पटरा जो है वो क्या होता है, नीचे गिरता है। नीचे गिरते ही वह किसी दूसरी चीज से टकराता है, टकराते ही उसमें से चिंगारी निकलती है, और वह चिंगारी जो है वह उस वाष्प में एक तरीके से तिरगी का काम करती है, और जैसे ही वह चिंगारी आती है वो वाष्प की वजह से पूरा का पूरा वो पेट्रोल का सेगमेंट जो है, जहाज जो है वो जल जाता है। अब वादी जो है वो प्रतिवादी के ऊपर हट जाने की दावा करता है। अब यहां पर इस मामले में क्या कोई भी सामान्य विवेकशील व्यक्ति इस बात का पूर्वानुमान लगा सकता है कि मैं जो लोहे का एक सामान लेकर यहां से रखने के लिए जा रहा हूं, और यदि वो रास्ते में मेरे से लापरवाही के कारण से किसी कारण से गिर गया तो उसके कारण से पूरा का पूरा जहाज जलकर नष्ट हो सकता है? इस बात का पूर्वानुमान क्या कोई व्यक्ति लगा सकता है? नहीं।
लेकिन न्यायालय ने, अदालत ने यहां पर प्रतिवादी को लायबल माना। न्यायालय ने कहा कि यह आपके कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम था, तो रीजनेबल फोर्स का नियम लागू नहीं होगा। अर्थात न्यायालय ने 20 महीने के किराए के बराबर रकम यानी 1,96,165 पाउंड का जुर्माना उसे चुकाने के लिए निर्देश दिए कि वो वादी को जुर्माना चुकाएगा। इस निर्णय के कारण से एक भयंकर असंतोष जो है वो इन मामलों में पैदा हुआ। न्यायालय के सामने यह क्वेश्चन खड़ा हुआ कि क्या कोई व्यक्ति, जिस चीज का विवेकशील व्यक्ति पूर्वानुमान ही नहीं लगा सकता, ओवर कॉन्शियस होकर भी यदि कोई व्यक्ति सोचे तो भी उसके ऊपर यह इफेक्ट लागू नहीं होता, तो क्या न्यायालय जो है वह ऐसे मामलों में उसे कंपनसेशन देगा या नहीं? यहाँ पर न्यायालय ने यह तय कर दिया इस बात को समझ जाने के लिए कि ये एक इनहेरेंट प्रिंसिपल है कि एक बार यदि अपकृत्य प्रमाणित हो जाता है तो बाद में प्रतिवादी उस तमाम क्षति को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है जिसके संबंध में उस प्रत्यक्ष रूप से उसे यानी प्रस्तुत मामले में चूंकि प्रतिवादी के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण से ही ये एक्ट हुआ है, तो मूल रूप से कॉज वही है, प्रत्यक्ष परिणाम वही है, इसलिए प्रतिवादी का दायित्व उस सारी क्षति के लिए होगा जिसका कि प्रत्यक्ष संबंध उस उपेक्षापूर्ण कार्य से जोड़ा जा सकता है। न्यायालय ने फैसला किया, हाउस ऑफ लॉर्ड ने उपरोक्त सिद्धांत को लागू किया और यह विचार व्यक्त किया कि 1921 तक यह जो लागू किया गया है इससे जो पूरा, क्योंकि 21 से पहले रीजनेबल फोर्स ही चलती थी, न्यायालय पूर्वाभास के नियम को ही लागू करता था, तो इस मामले में भी प्रतिवादी के द्वारा यह तर्क दिया गया कि यहाँ पर रीजनेबल फोर्स का नियम लागू किया जाए, लेकिन न्यायालय ने मना कर दिया कि 1921 के बाद में पूर्वाभास का नियम समाप्त हो चुका है, अब केवल और केवल डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस का नियम ही लागू है और प्रत्यक्षता का सिद्धांत लागू करते हुए प्रतिवादी को इस कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। यानी ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस का जो सिद्धांत है इसी को न्यायालय ने इसे अप्लाई माना। अब हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की जिसको हम कहते हैं फोर्सिबिलिटी का सिद्धांत। रीजनेबल फोर्सिबिलिटी या पूर्वाभास का जो सिद्धांत है, रीपोलेमिस का जो मामला था जो अभी हमने चर्चा की, रीपोलेमिस के मामले में प्रत्यक्षता संबंधी जो सिद्धांत था उसकी जांच की गई और यहां पर 1961 में एक बार फिर प्रिवी काउंसिल ने उसी पूर्व रीजनेबल फोर्स के नियम को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। यह मामला था वैगन माउंट का, ओवरसीज टैंक शिप यूके लिमिटेड वर्सेस मोर्टस डॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी। ओवरसीज टैंक शिप यूके लिमिटेड वर्सेस मोर्टस डॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं वैगन माउंट केस। इस वैगन माउंट केस जो कि 1961 में आया, जो कि 1921 से पहले भी फोर्सिंग का सिद्धांत लागू था, 1921 से लेकर 61 तक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस का सिद्धांत था, लेकिन 1961 में एक बार फिर न्यायालय के सामने एक अलग तरीके का मुकदमा आया जिसके फैक्ट्स नियर अबाउट रीपोलेमिस से मिलते जुलते ही थे। घटना अलग थी लेकिन मूल कॉज, रूट कॉज सेम था। यहां पर क्या हुआ, न्यायालय ने एक प्रतिवादी जो था वैगन माउंट में सिडनी बंदरगाह के ऊपर ईंधन का तेल भरा जा रहा था और प्रतिवादी नजदीक में ही करीब 600 फीट की दूरी पर एक जहाज के मरम्मत का कार्य अपने घाट पर कर रहा था मालिक के लिए। वहां पर एक मैनेजर नियुक्त था। प्रतिवादी के कर्मचारी की लापरवाही के कारण से काफी मात्रा में ईंधन जो है वह क्या हो गया, समुद्र के अंदर गिर गया और वो पानी वो धीरे धीरे जो है वो ईंधन तेल जो है वो पानी की सतह पर फैल गया और तेल वादी के घाट तक पहुंच गया। यानी कि जहां पर मरम्मत का काम चल रहा था लगभग 600 फीट की दूरी पर वो पानी के सारे धीरे धीरे वहां जमा होना शुरू हो गया। 60 घंटे बाद में, नियर अबाउट 60 आवर्स, उस वादी के घाट पर वेल्डिंग का काम शुरू हुआ और जब वेल्डिंग का काम शुरू किया गया तो उसके कारण से एक लोहे का टुकड़ा पिघला और वो थोड़ा सा आगे की तरफ गया तो तेल ज्वलनशील होता है तो उसके कारण से वहां एक रुई जो थी वो रद्दी का बंडल पड़ा था, उसके अंदर रुई पड़ी थी, उसमें आग लगी और उस बंडल पर आग लगने से पूरे के पूरे घाट के ऊपर आग लग गई और उसे भारी मात्रा में नुकसान हुआ। अब यहां टिप्पणी में यह पाया गया कि मैनेजर जो था उसने बहुत सावधानी और सतर्कता बरती। उसने ये चेक कर लिया कि जो पानी है उसमें कोई आग लगने की संभावना नहीं है।
उसने एक रीजनेबल टाइम के बाद में वहां पर वेल्डिंग का काम शुरू किया, लेकिन चूंकि खुली जगह पर जब पानी के ऊपर तेल पड़ा था तो हर एक व्यक्ति यही मानेगा कि इसमें कोई आग लगने की संभावना नहीं है, और कौन ये कल्पना करता है कि वहां इस तरीके से आग लग सकती है। तो न्यायालय ने इस मामले में एक नया इनहेरेंट प्रिंसिपल दिया और न्यायालय ने कहा कि घटना घट जाने के बाद बेवकूफ भी उसके बारे में ज्ञान दे सकता है, यानी जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी बता देगा कि यार ऐसे करते ना तो ये घटना नहीं होती, लेकिन घटना होने से पहले केवल और केवल एक विवेकशील व्यक्ति ही उसका पूर्वानुमान कर सकता है। तो सामान्य पूर्वानुमान को ही हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ओवर कॉन्शियस व्यवस्था में हम यह मान के चले कि हो सकता है कि 60 फीट दूर, क्या इस बात की कोई कल्पना कर सकता है कि एक किनारे पर जहां पर काम चल रहा है उसके किसी दूसरे तट पर कोई इस तरीके का कार्य चल रहा होगा और वहां पर कोई तट के किनारे बंदरगाह के ऊपर कोई वेल्डिंग का काम कर रहा होगा और वहां वेल्डिंग के दौरान आग लगने की संभावना होगी और वह तेल जो है जो कि पानी की सतह पर सटा हुआ है वो आग पकड़ लेगा और उसके कारण से जहाज को आग लग जाएगी। इस तरीके की पूर्वाभास, इस तरीके की फोर्सिबिलिटी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि रीपॉलिमिक्स के मामले में जो तय किया गया नियम का पालन करते हुए प्रतिवादी को उत्तरदायी करार दिया। इस निर्णय की जो है वो साउथ वेल्स की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दी गई। अपील किए जाने पर प्रिवी काउंसिल ने न्यायिक कमेटी के पूर्वाभास के जांच के सिद्धांत को लागू किया और उपयुक्त फैसले को बदल दिया। यानी चूंकि 1921 से 61 तक यही रूल लागू था, इसलिए निचली अदालतों ने निर्णय जो है वो उसी आधार पर दे दिया कि प्रत्यक्ष परिणाम है इसलिए लायबिलिटी है। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने यह फैसला लिया और प्रिवी काउंसिल ने यह माना कि रीपॉलिमिक्स में अपनाया गया प्रत्यक्षता का सिद्धांत 1961 में अब लीगल नहीं रहा है और वैगन माउंट में दिए गए रीजनेबल फोर्सी के सिद्धांत को न्यायालय ने पूर्ण रूप से लागू माना और उसी के आधार पर न्यायालय ने निर्णय लेने के लिए। तो ये था रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, सती की दूरवर्तीता का सिद्धांत। इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकता है। सर रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का अगर क्वेश्चन आता है तो ये 2 केस लिख दें काफी रहेंगे क्या? सर अगर इसका क्वेश्चन आता है रिमोट, सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। रिमोटनेस ऑफ रिमोटनेस, देखिए रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या है, क्षति की दूरस्थता क्या होती है ये समझाना है। क्षति की दूरस्थता को समझाते हुए फिर आपको कौन कौन से कुछ पॉइंट्स, यानी कि सबसे पहले इनहेरेंट प्रिंसिपल कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का इनहेरेंट प्रिंसिपल क्या है, फिर टेस्ट ऑफ रिमोटनेस। टेस्ट ऑफ रिमोटनेस में आपको टेस्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी और टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, इन दोनों को समझाना है। टेस्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी की जब हम बात करेंगे, पूर्वाभास की बात करेंगे तो वहां पर रीपॉलिमिक्स का मुकदमा बता देना है, और टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस की बात करेंगे तो वहां पर वैगन माउंट का मुकदमा बता देना है आपको। ये दोनों मुकदमे बताकर और उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर 5 में से कोई 3 यूनिट तैयार कर लें क्या हम एग्जाम के लिए? क्या कह रहे हो? सर 5 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 3 करने होंगे तो हम 3 कोई भी यूनिट तैयार कर लें क्या? मेरे हिसाब से 3 की जगह 4 यूनिट तैयार कर लो, 5 यूनिट को आप छोड़ दो। 4 यूनिट को ढंग से तैयार कर लो, क्योंकि पहले क्या था कि 10 क्वेश्चन की संभावना थी कि 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से आपको 3 करने होंगे, तो यहाँ आपके पास विकल्प कम हो जाते हैं। केवल 5 क्वेश्चन आएंगे तो मान लो आपने 3 यूनिट की और उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने अपनी यूनिट को कवर नहीं कर पाए या उसको आप सही प्रॉपर नहीं कर पाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 5th यूनिट को आप स्किप कर सकते हो और जो बची हुई 4 यूनिट है उसको आप प्रॉपर वे में करें। उसमें चाहे तो 3 यूनिट एकदम पूरी कर ले और 1 यूनिट को थोड़ा शॉर्ट में कर ले। ओके सर। सर इसका मतलब अभी जनरली मेरे हिसाब से आएंगे क्या सिर्फ 5 क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा?
5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, उसमें से वो आपको कहेंगे कि एनी 3 यूनिट का लफड़ा नहीं है, वो ये नहीं कहेंगे कि हर यूनिट में से एक लो। तो 5 ही क्वेश्चन है तो 5 में से कोई भी 3 करने, बस एनी 3 वाला ऑप्शन आएगा आपके पास। सर टाइम कितने घंटे का मिलेगा, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का? 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन को आधे घंटे में करना है आपको, सीधा सा हिसाब है। आधे घंटे में जितना लिख सकते हो उतना लिख देना। किसी भी क्वेश्चन को ओवर टाइम मत देना, नहीं तो पीछे गड़बड़ हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से अटेंड करना, ये सब एक कॉमन आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन Thank you. आपका? नो सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू ओके। सर।